अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। सीपीसी की बुक को हमने स्टार्ट किया है। सीपीसी के जो लेक्चर्स हैं या सीपीसी की जो वीडियोस हैं, ये भी हम सीआरपीसी की तरह सेक्शन वाइज इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ये एलएलबी के लिए, जुडिशरी के स्टूडेंट्स के लिए और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी मुफीद साबित होने वाले हैं। आज सीपीसी के हम पहले कुछ सेक्शंस को पढ़ेंगे जिनके अंदर सेक्शन 9, 10, 11 और बाकी जो भी हमारे इस लेक्चर में कवर हो सके उसके अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सीपीसी सिविल प्रोसीजरल कोड या सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंदर मर्ज़ वजूद में आया, अंग्रेज़ दौर के अंदर इसको बनाया गया और अब तक ये एज़ इट इज़ ही चल रहा है, लेकिन बहुत सारी इसके अंदर अमेंडमेंट हो चुकी है। बट जो इसका स्टैचू है वो एज़ इट इज़ ही तब का अब तक हमारे पाकिस्तान में, इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट है। हाँ, इंडिया के अंदर बुक्स के नेम चेंज किए गए, जैसे कि सीआरपीसी हमारे यहाँ 1898 है, लेकिन इंडिया के अंदर सीआरपीसी 1973 है। तो इस तरह से बाकी जो सेक्शंस या जो लॉज सीआरपीसी के हमारे हैं वही इंडिया में, तो वहाँ पर स्टैचू नेम चेंज किए गए उनके अमेंडमेंट करके, अदरवाइज़ अंदर से अप्रॉक्सीमेटली वो सभी सेम है। सेम वैसे ही सीपीसी को भी वहाँ पर थोड़ी बहुत अमेंडमेंट की गई, बट ओवरऑल सीपीसी वही है जो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर अंग्रेज़ दौर में बनाई गई थी और अब तक ये वैसे ही हमारे तमाम प्रॉब्लम्स को, मसाइल को फुलफ़िल कर रही। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। हमारे लेक्चर्स के अंदर 3 चीज़ों को आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। एक, जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट या सिविल कोर्ट है अल्टीमेट पार्स या सिविल कोर्ट ट्राई या ऑल केसेस अदर देन बार। सेकंड, रेस सब जुडाइस और थर्ड, रेस जुडिकाटा। ये 3 सेक्शंस को डिटेल से पढ़ेंगे और अप्रॉक्सीमेटली हर बार इन 3 क्वेश्चन में से, इन 3 सेक्शन में से एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। सेक्शन 9 शुरू करते हैं हमारा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहें। मेरी छोटी सी फीस है, उसको ज़रूर फुलफिल कर दिया करें। फीस 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट, कम से कम 10 रुपये डोनेट कर दें। सेकंड, 2 लोगों की हेल्प। थर्ड, मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। सेक्शन 9, कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट अनलेस बार। द कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू provision herein contained have jurisdiction to all suits of civil nature expecting suit of which their cognizance is either expressly or impliedly barred। सिविल कोर्ट हर तरह के केसेस को सुन सकती है मां सिवाय उन केसेस के जहां पर एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार किया गया हो, या वहाँ पर सिविल कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, दायरा इख्तियार नहीं रखती उन केसेस को सुनने का। सबसे पहले तो मैं आपको जुरिस्डिक्शन वर्ड की डेफिनेशन लिखवा दूँ जो आपके बहुत काम आने वाली है जुडिशरी के एग्ज़ाम में, एलएलबी के एग्ज़ाम में एंड अदर जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर सीपीसी का सब्जेक्ट होगा वहाँ पर आप इस डेफिनेशन को लिख के अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। द टर्म जुरिस्डिक्शन रेफर टू द लीगल अथॉरिटी टू एडमिनिस्टर जस्टिस इज अकॉर्डिंग्स विद द मीन्स प्रोवाइडेड बाई लॉ सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन इम्पोज बाई लॉ। जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि कानून ने जो लिमिटेशन लगाई गई हैं उनके अंदर रहकर जो कोर्ट काम करती है, डेट इज़ कॉल्ड अ जुरिस्डिक्शन। आमतौर पर 3 तरह की जुरिस्डिक्शन होती हैं, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। इनके ऊपर हम आगे चल के डिटेल से भी इनको पढ़ेंगे। हवाले के लिए आपको बता दूं कि सब्जेक्ट मैटर जो एक्चुअली सब्जेक्ट है जिसके मुतल्लिक केस आया हुआ है, आया उस केस को सिविल कोर्ट सुन सकती है या नहीं सुन सकती। एग्जांपल देता हूँ आपको एक छोटी सी। फॉर एग्जांपल, सब्जेक्ट मैटर है कि जी वापडा वाले मीटर उतार के ले गए हैं और हर जाने का दावा कर दिया है पार्टी ने। अब इस सब्जेक्ट मैटर को सिविल कोर्ट सुन सकती है या नहीं सुन सकती? अगर तो अब देखना, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली 2 तरह से बार है। अब एक्सप्रेसली तो बार है कि जी सिविल कोर्ट इस केस को नहीं सुन सकती क्योंकि इसको वापडा कोर्ट सुनेगी। बहुत सारे शहरों में वापडा कोर्ट्स नहीं बनी होती, जैसे कि लाहौर में और बड़े शहर हैं वहाँ पर तो वापडा कोर्ट्स हैं, लेकिन और कुछ छोटे शहरों में वापडा कोर्ट्स नहीं होती, तो वहाँ पर सिविल कोर्ट सुन सकती है, डेट इज़ अ सब्जेक्ट मैटर बार। नहीं समझ आई होगी, डिटेल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक मुद्दा आता है, एक केस आता है सिविल लॉयर का सिविल कोर्ट के पास कि जनाब मेरा ये मीटर या मेरा ये इशू है या मेरी ये प्रॉब्लम है। अब वो सिविल कोर्ट जनरली सिविल कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट्स नहीं है, यानी कि वापडा कोर्ट नहीं है, वो रेवेन्यू कोर्ट नहीं है या व्हाट्सएवर कोई और इस तरह की फैमिली कोर्ट नहीं है, मान लेते हैं सब्जेक्ट मैटर फैमिली नोयत का है तो वो सिविल कोर्ट के अंदर आ जाते हैं। अब अगर तो उस शहर में फैमिली कोर्ट स्पेसिफिक नहीं तो सिविल जज के पास ही एज ए फैमिली जज के इख्तियारात होंगे और वो फैमिली जज के तौर पर फैमिली केस को भी सुनेगा।
तो डेट इज अ सब्जेक्ट मैटर की, यानी कि इशू एक्चुअल में है क्या, आया उस इशू को ये जज सुन सकता है या नहीं सुन सकता, ये कोर्ट सुन सकती है या नहीं सुन सकती। अब फैमिली मैटर को सिर्फ फैमिली कोर्ट सुनेगी, सिविल कोर्ट नहीं सुन सकती, तो डेट इज अ एक्सप्रेसली बार। कुछ ऐसे मामला है जहां पर इंप्लाइडली बार है, मुमकिनात में से है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कह लो। इंप्लाइडली जो बार होता है ये निपतुल अल्फाज, मीन टू से कि वहां पर ना तो मुकम्मल इजाजत है और ना ही मुकम्मल मुमानत। फॉर एग्जांपल अगर एक छोटे शहर के अंदर सिर्फ सिविल जज है, फैमिली जज नहीं, तो वो सिविल जज भी उस केस को सुन सकता है, या अदर देन कोई भी ऐसा मैटर आ जाता है जो सिविल नोयत का है, क्रिमिनल नोयत का नहीं, लेकिन उस तरह की स्पेसिफिक या स्पेशल कोर्ट वहां पर मौजूद नहीं, तो सिविल जज भी उस केस को सुन सकता है। अदरवाइज अगर उस तरह की स्पेशल कोर्ट मौजूद है तो सिविल जज या सिविल कोर्ट उस केस को नहीं सुन सकती। सेकंड जुरिस्डिक्शन पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। पिक्यूनरी जैसे कि अपने नाम से जाहिर है मालियाती दायरा इख्तियार। अब सिविल जज दर्जा अव्वल है, दोम है, सोम है। जो सोम है उसका सबसे कम इख्तियार होता है, सपोज कर लेते हैं उसका इख्तियार है 1 लाख तक का या 5 लाख तक का। अब वो 30 लाख के केस को नहीं सुन सकता। दर्जा दोम का, क्योंकि ये इख्तियार चेंज भी होता रहता है, दर्जा दोम के सिविल जज का इख्तियार है 10 या 15 लाख का, तो वो 50 लाख तक के केसेस को नहीं सुन सकता। दर्जा अव्वल का इख्तियार है 50 लाख तक का, तो वो 1 करोड़ के केसेस को वो 1 करोड़ के केसेस को नहीं सुन सकता। तो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के मालियाती तौर पर वो जज कितनी नोयत के केस को सुन सकता है। थर्डली जो जुरिस्डिक्शन है वो है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कहते हैं इलाकाई दायरा इख्तियार या इलाकाई हदूद। सपोज कर लेते हैं कि एक जो सब्जेक्ट मैटर है, जो काज ऑफ एक्शन है, वो कसूर में हुआ। कसूर में 2 पार्टीज आपस में मुआहदा करती है एक ज़मीन का, और ज़मीन भी लोकेट कर रही है कसूर के अंदर, या गुजरांवाला में, या वो फैसलाबाद में है, या साहिवाल में, या किसी भी लाहौर के अलावा और शहर में वो ज़मीन, वो लोकेशन लोकेट कर रही है। अब उनमें से एक पार्टी लाहौर में रहती है, तो क्या वो इस सब्जेक्ट, क्योंकि ये ज़मीन सब्जेक्ट मैटर है ना जिससे काज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है, तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन सब्जेक्ट मैटर लोकेट कर रहा है अदर देन लाहौर। अब एक पार्टी, उस पार्टी में से एक शख्स लाहौर में रहता है, तो क्या वो लाहौर में केस को फाइल कर सकता है या नहीं कर सकता, दैट इज आल्सो क्वेश्चनेबल। तो प्रॉपर्टी लोकेट करे अदर देन लाहौर, तो वो जो सब्जेक्ट मैटर है जिससे काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, जिससे बनाए दावा पैदा हुआ है, यानी कि दावा करने की वजह जो पैदा हुई है जिस सब्जेक्ट मैटर से, अब जहां पर वो लोकेट कर रही है उसी के एरिया की जो सिविल कोर्ट है वहां पर इस केस को फाइल किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड अ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं, स्टे ऑफ सूट, सेक्शन 10 सीपीसी। स्टे ऑफ सूट आमतौर पर रेस सब जुडाइस के नाम से भी मशहूर है। इसकी 5 बेसिकली कंडीशंस हैं जो मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले इसकी वर्डिंग पढ़ दो। नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू इज आल्सो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू इज अ प्रीवियस इंस्टीट्यूशन, पहले वाले किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर जो केस फाइल किया गया था। सूट बिटवीन द सेम पार्टीज सेम थी, और बिटवीन पार्टीज अंडर हुम दे और any claim litigating under the same title where such suit is pending in the same of any other court having jurisdiction to grant the relief claim or any court beyond the limits of Pakistan established or contain the central government etc. कुछ समझ आई सेक्शन की? 2 पार्टीज मान लेते हैं अनवर और अजमल, इन दोनों ने पैसे के तनाज़ात पर या ज़मीन के तनाज़े पर या किसी भी और सिविल मैटर पर कसूर की, शेखुपुरा की, गुजरांवाला की, साहिवाल की, चकवाल की, इस्लामाबाद की, रावलपिंडी की कोर्ट के अंदर केस फाइल किया। वहाँ पर टाइटल भी सेम है, सब्जेक्ट मैटर भी सेम है, इनकी एक 5 मरले ज़मीन का इशू है दोनों के दरमियान में। वो कहता है ज़मीन मेरी है, वो कहता है ज़मीन मैंने इसको देनी नहीं। रावलपिंडी की कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। अब 2 लोग हैं, अनवर क्या करता है, उसको लगता है कि या तो ये कोर्ट मेरे खिलाफ फैसला देगी या मैं इसके ऊपर सेटिस्फाइड नहीं, वो एक केस लाहौर में भी आके फाइल कर देता है क्योंकि वो लाहौर में रहता है, प्रॉपर्टी उस शहर में इंस्टीट्यूट है, या उसी शहर की किसी और कोर्ट में केस फाइल कर देता है। तो जो दूसरी कौंसल है वो उसके केस के ऊपर, जो अनवर है उसने जो केस दोबारा से फाइल किया है, और जो जमील की कौंसल है, अनवर और जमील 2 लोग हैं, जो जमील की कौंसल होगी, वकील होगा, वो अनवर के केस के ऊपर रेस सब जुडाइस का प्रिंसिपल अप्लाई करवा देगा सेक्शन 10 का, कि जनाब ये केस ऑलरेडी कंपिटेंट कोर्ट के अंदर चल रहा है, सेम पार्टीज हैं, सेम सब्जेक्ट मैटर है, सेम क्वेश्चन वहाँ पर अराइज हो चुके हैं, कुछ रिलीफ कोर्ट ने दिया है, कुछ रहता है अभी फाइनली, तो लिहाजा इसको ये कोर्ट नहीं सुन सकती, इस केस को डिसमिस किया जाए। ये बेसिकली मेलाफाइडी या बदनीति प्रोसेस से बचने के लिए लॉज बनाए गए, ताकि एक शख्स जगह जगह पर कोर्ट के अंदर केस ना फाइल करता फिर एक ही कोर्ट के अंदर केस फाइल किया जाए और वहीं से उसका रिलीफ लिया जाए। इसकी जो कंडीशन है वो 5 हैं।
मैटर मस्ट बी डायरेक्टली और सब्सटेंशियली द सेम। जो मैटर है वो या तो डायरेक्टली सेम हो, सब्सटेंशियली सेम क्या होगा, सब्सटेंशियली मीन टू से एक नया उसने घुमा फिरा कर दावा किया, लेकिन इन फर्दरस जो उस दावे से निकलना है वो वही बात निकलेगी जो इससे पहले दावा किसी और कोर्ट में चल रहा है। यानी कि बाद में ट्रायल के अंदर जो बात सामने आएगी वो वही होगी, एक्चुअल में वही क्वेश्चन होगा जो पिछले दावे के अंदर चल रहा है। ये एक डिटेल थ्योरी भी है, मैं इस लेक्चर के अंदर इसको डिटेल से नहीं बता पाऊंगा। इन शॉर्ट ये कह दूं कि जी अनवर और जमील ने 5 मरले के प्लॉट पर इशू क्रिएट किया और इशू उनका ये था कि जी फ्रंट मेरा है, बैक तुम्हारा है। लेकिन बाद में दोनों अनवर और जमील जो है इस बात पर एग्री नहीं हुए और एक कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अनवर दूसरी कोर्ट में फिर केस फाइल करता है, लेकिन वहां पर सब्जेक्ट मैटर बदल देता है और कहता है जी हमारा जो इशू है वो प्रॉपर्टी की लेफ्ट और राइट का है, या प्रॉपर्टी की तकसीम का है। लेकिन सब्सिक्वेंटली जब बात सामने आएगी कि जी प्रॉपर्टी तो इनके दरमियान में 5 मरले की है और इनका फ्रंट और बैक का ही इशू था, यानी कि फ्रंट और बैक का इनका इशू, के फ्रंट मैंने रखना है, बैक उसने रखना है, तो जो चीज़ सब्सिक्वेंटली सामने आए लेकिन वो भी चीज़ ऑलरेडी किसी ट्रायल में या तो हल हो चुकी हो, या आगे चल के हम पढ़ेंगे, या ऑलरेडी किसी प्रीवियस ट्रायल के अंदर या प्रीवियस इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के अंदर चल रही हो, तो वहां पर स्टे ऑफ सूट का प्रिंसिपल या रेस सब जुडाइस का प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा। सेकंड कंडीशन है इसकी कंपिटेंट जुरिसडिक्शन। जो कोर्ट पहले केस को सुन रही है वो कंपिटेंट है, जुरिसडिक्शन रखती है, मालियाती तौर पर भी, सब्जेक्ट मैटर के तौर पर भी, और टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन भी वो रखती है। थर्ड कंडीशन है इसकी कंपिटेंट टू ग्रांट अ रिलीफ। वो कोर्ट रिलीफ ग्रांट करने के अंदर कंपिटेंट है, रिलीफ ग्रांट कर सकती है। फोर्थ कंडीशन सेम पार्टीज, यानी कि अनवर और जमील ने पहले केस फाइल किया था और यहां पर भी अनवर जमील के खिलाफ ही केस फाइल कर रहा है, यहां पर भी अनवर जमील के खिलाफ ही केस फाइल कर रहा है। अगर अनवर सगीर के खिलाफ केस फाइल करे, किसी और के खिलाफ केस फाइल करे तो केस हो सकता है। और अगर यहां पर सब्जेक्ट मैटर बदल जाए, यानी कि अनवर जमील के खिलाफ ही केस कर रहा है लेकिन सब्जेक्ट मैटर कुछ और है, वहां पर डिस्प्यूट किसी और चीज का था, यहां पर डिस्प्यूट किसी और चीज का है, तो भी केस हो सकता है। द पार्टी मस्ट बी लिटिगेटिंग द बोथ द सूट अंडर द सेम ट्रायल। दोनों पार्टीज प्रीवियस ट्रायल के अंदर भी सेम हो तो तब यहां पर रेस सब जुडाइस का प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा, जिसको स्टे ऑफ सूट भी कहा जा सकता है, यानी कि फर्दर सूट उसके ऊपर स्टे हो जाएगा, वो सूट नहीं चल सकता। अगला सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा, रेस जुडिकाटा। नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू, किसी भी सूट को या इशू को ट्राई नहीं कर सकती, शैल नॉट ट्राई। नो कोर्ट शैल ट्राई, कोई भी कोर्ट नहीं करेगी सूट को या इशू को, इन विच द मैटर डायरेक्टली, जिसके अंदर कोई ऐसा मामला डायरेक्टली या सब्सटेंशियली, यानी कि बाद में वही मामला आ सकता है जो पहले हल हो चुका हो। इशू हैज बीन डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू इन अ फॉर्मर सूट, जो पुराने सूट में, पहले वाले सूट में जहां पर कोर्ट ने फैसला किया था वहां पर वो मैटर अराइज हुआ था, क्वेश्चन अराइज हुआ था, या वो सूट पहले ऑलरेडी फाइल किया जा चुका है, डिसाइडेड हो चुका है वहां पर। फॉर्मर सूट द सेम पार्टीज और बिटवीन सेम अंडर whom they or any of them claim लिटिगेटिंग जो आपस में लिटिगेशन करती हैं, मुकदमाबाजी करती हैं, अंडर द सेम टाइटल, सेम टाइटल में, इन द कोर्ट कंपिटेंट टू ट्राई, जिस कोर्ट ने ट्राई किया डेट इज अ कंपिटेंट कोर्ट, सच सब्सिक्वेंट सूट और द सूट इन विच सच इशू हैज बीन सब्सिक्वेंटली अराइज एंड हैज बीन हियर्ड एंड फाइनली डिसाइड बाय द कोर्ट। कोई भी कोर्ट दोबारा से सेम सूट को, सेम इशू को, या कोई ऐसा दावा जिसके अंदर जो बाद में बात सामने आएगी सब्सिक्वेंटली, वो वही होगी जो इससे पहले किसी और कोर्ट में सामने आ चुकी है, कोर्ट उसको डिसाइड कर चुकी है, उसके ऊपर अपना फैसला सुना चुकी है। तो कोई भी कोर्ट ऐसे किसी भी केस को ट्राई नहीं कर सकती, उसके ऊपर रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा, जो कि सेक्शन 11 की सूरत में सीपीसी के अंदर हमें मिलता है। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा इज अ यूनिवर्सल, in fact it's a fundamental concept in the organization of every judicial system or society। रेस जुडिकाटा एक यूनिवर्सल सिस्टम है, जो ये सेक्शन का हिस्सा नहीं है, ये डेफिनेशन के तौर के ऊपर या क्वेश्चन में अगर आप लिखना चाहो या समझने के लिए आपको बता रहा हूँ कि जो पूरी दुनिया के अंदर अप्लाई होता है कि जिस चीज़ को अगर एक कंपिटेंट अथॉरिटी, कंपिटेंट जुरिसडिक्शन रखने वाली कोर्ट डिसाइड कर दे सेम पार्टीज में, यहाँ पर भी प्रिंसिपल वही अप्लाई होगा जो हमने पहले पढ़ा कि यानी कि पार्टी सेम है, टाइटल सेम है, सब्जेक्ट मैटर सेम है। अगर पार्टीज डिफरेंट है, सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट हो गया, पार्टी सेम है, टाइटल डिफरेंट हो गया, सब्जेक्ट मैटर सेम है, तो दोबारा से केस हो सकता है। लेकिन दो लोग ए और बी, प्रॉपर्टी 5 मरले की है, लोकेट रावलपिंडी में कर रही है,
जो टाइटल में नाम है वो ए और बी का है, जिस कोर्ट ने सुना वो कंपिटेंट है, कंपिटेंट डिसाइड कर सकती है, कोर्ट ने सुना डिसाइड कर दिया। अब यही ए और बी जो प्रॉपर्टी रावलपिंडी में लोकेट कर रही है 5 मरले का प्लॉट, सेम एक दूसरे के खिलाफ दोबारा से उस प्रॉपर्टी को कहीं और दावा नहीं कर सकते, ना ए और ना बी, दोनों के ऊपर ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा। अगर ए और बी डिफरेंट है, यानी कि ए है लेकिन बी नहीं सी आ गया, सब्जेक्ट मैटर ए और सी आ गया, टाइटल डिफरेंट हो गया, दावा कर सकते हैं। लेकिन और ए और बी है, सब्जेक्ट मैटर रावलपिंडी वाला प्लॉट नहीं है, लाहौर वाला नया प्लॉट आ गया, सब्जेक्ट मैटर चेंज हो गया, दावा कर सकते हैं। ए और बी ने रावलपिंडी प्लॉट के ऊपर कोर्ट में केस फाइल किया, लेकिन वो कोर्ट केस को सुनने की अहलियत ही नहीं रखती थी। दर्जा सोम सिविल जज ने उस केस को सुन लिया, कंपिटेंट नॉट जुरिस्डिक्शन आ गई वहां पर, नॉट कंपिटेंसी ऑफ जुरिस्डिक्शन आ गई वहां पर सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन अप्लाई हो गई, वहां पर पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन अप्लाई हो गई। तो लिहाजा दोबारा से ए और बी सेम प्लॉट के ऊपर किसी और कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं जहां पर जुरिस्डिक्शन इश्यू आ जाए, अदरवाइज दोबारा से केस फाइल नहीं हो सकता। इसकी भी 5 कंडीशन है, वो लिख लीजिए आप। इसकी भी 5 कंडीशन है, वो लिख लीजिए। फर्स्ट, मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू इज सब्सिक्वेंटली सूट और इशू। मैटर डायरेक्टली या सब्सटेंशियली, या तो डायरेक्टली वो एक दूसरे के साथ सेम नेचर का है, मैच कर रहा है, या सब्सटेंशियली यानी कि उस सूट दोबारा से जो सूट फाइल किया है उसमें कुछ ऐसा आने वाला है जो ऑलरेडी से पहले डिसाइड हो चुका है। सेकंड, फॉर्मर सूट मस्ट हैव बीन सेम पार्टीज एंड सेम पार्टीज अंडर होम क्लेम, पार्टीज भी सेम है और जो वो क्लेम कर रही है वो भी सेम है। थर्ड, सेम टाइटल, द फॉर्मर सूट जो टाइटल है वो भी सेम है। फोर्थ, कोर्ट ट्राई ए कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन। और 5, मैटर फाइनली डिसाइडेड बाय कंपिटेंट कोर्ट। ये 5 कंडीशन है। इन 5 कंडीशन, अगर ये 5 कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो दोबारा से सूट फाइल नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये 5 कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो दोबारा से केस फाइल हो सकता है। अगले लेक्चर के अंदर हम अगले सेक्शंस को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस सीपीसी के खुशक तरीन सब्जेक्ट को अभी तक भी सुन रहे हैं तो आपके ज़ौक़ और शौक़ की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ना एक बेहतरीन ज़ौक़ है और पढ़ाई को सुनना एक बेहतरीन शौक़। दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम।